प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने भर्ती प्रक्रिया का अर्थ, भर्ती प्रक्रिया का सामान्य परिचय, भर्ती की परिभाषाएं, भर्ती की पद्धतियां, भर्ती के जो प्रकार हैं, बाहरी भर्ती, भीतरी भर्ती, इनके लाभ और हानियां, भर्ती की शर्तें, भर्ती प्रक्रिया के चरण आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, अध्ययन किया था। आज हम भारत में उच्च लोक सेवाओं की भर्ती अर्थात भर्ती जो है भारतीय लोक सेवाओं के संदर्भ में इसका जो विवरण है इस पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। भर्ती एजेंसी कि कोई भी जो भर्ती का कार्य होता है या तो विभाग स्वयं भर्ती करता है या किसी भर्ती उपकरण से निवेदन करता है, अनुरोध करता है कि अमुक संख्या में इतने पदों के लिए भर्ती कर दी जाए, जिनकी योग्यता का विवरण और शर्तें संबंधित एजेंसी को भेज दी जाती हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, भारत में उच्च लोक सेवाओं में भर्ती का कार्य संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा निष्पादित होता है। आयोग प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, जिसके माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के विभिन्न पद भरे जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से खुली भर्ती होती है। भारतीय वन सेवा की परीक्षा आयोग द्वारा पृथक से आयोजित की जाती है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समितियां, भर्ती की प्रक्रिया या पद्धति में सुधार के लिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा कुछ कमेटियों का गठन किया गया था, जिनका क्रम से अध्ययन करते हैं। कमेटी ऑन रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड सिलेक्शन मेथड, भर्ती पद्धति और चयन के तरीके पर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसको कोठारी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये कमेटी 1974 में गठित की गई थी और 1976 में कमेटी ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया था। इस कमेटी की सिफारिश थी कि सभी सेवाओं के लिए केंद्रीय स्तर पर जो सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं, उनके लिए एक समान परीक्षा आयोजित की जाए और प्रतियोगी परीक्षा को 2 चरणों में बांटा जाए, प्रारंभिक और मुख्य चरण। प्रारंभिक चरण में बहुविकल्पात्मक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाए, ऐसे सुझाव इस समिति ने दिए थे। 1989 में, इसे दोबारा सुने, 1979 में 1979 में कोठारी समिति द्वारा जो सुझाव सरकार के पास आए, जो सरकार को सुझाए गए थे, 1979 में उन सुझावों को मानते हुए सरकार ने भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और केंद्रीय सेवाओं के लिए एक समान परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश मान ली। 1979 से सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में विभक्त हो गई, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से अधिकांश उम्मीदवारों की छंटनी होने लगी। उन्नीस से ही सिविल सेवा परीक्षा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी
और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी होने लगी। इसके बाद सरकार ने दूसरी कमेटी गठित की थी 1988 में, जिसकी सिफारिश आई थी 1989 में, और कमेटी को सतीश चंद्र मिश्रा समिति या कमेटी ऑन द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन टू द हायर सिविल सर्विसेज, उच्च लोक सेवाओं में चयन का जो सिस्टम था उसका परीक्षण करने के लिए ये कमेटी गठित की गई थी। उन्नीस में एक कमेटी गठित की गई और 1989 में इसने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया। सरकार ने 1993 से इसकी सिफारिशों को लागू कर दिया। तीसरी जो कमेटी थी वाई के अलग समिति, योगेंद्र कुमार अलग के नाम से एक समिति गठित की गई थी, जो सन 2000 में गठित की गई थी और 2001 में इसने अपना प्रतिवेदन सौंपा। इस कमेटी ने विषयों के चयन और परीक्षा पद्धति में परिवर्तन की अनुशंसा की थी। 2004 में ही एक दूसरी कमेटी गठित की गई थी सिविल सेवा सुधारों पर, पीसी होता कमेटी। एक अन्य कमेटी थी चतुर्वेदी कमेटी, ये भी 2004 में गठित की गई थी। चतुर्वेदी कमेटी की सिफारिश थी कि सिविल सेवा में प्रवेश प्रणाली पूरी तरह परिवर्तित कर देनी चाहिए। जिस प्रकार से मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या एनडीए में सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है, उसी प्रकार सिविल सेवा में भी सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण प्रत्याशियों को मौका दिया जाना चाहिए और 5 वर्ष तक वो पेशेवर अंदाज में, प्रोफेशनल तरीके से गहन और विशिष्ट प्रशासनिक अध्ययन करें। ऐसा चतुर्वेदी समिति का सुझाव था। वर्तमान में जो सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली चल रही है उसका अगर हम संक्षेप में वर्णन करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। जो भर्ती प्रक्रिया है उसके शुरुआत में संघ लोक सेवा आयोग प्राय हर वर्ष दिसंबर माह में रोजगार समाचार में और अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में सिविल सेवा परीक्षा का नोटिस प्रकाशित करवाता है। नोटिस प्रकाशित करने हेतु उसे जो अनुरोध है वो केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उसके पास इस बात के अनुमान होते हैं कि कितने रिक्त पद हैं और कितने पदों पर भर्ती की जानी है। प्रारंभिक परीक्षा प्राय मई माह में होती है और मुख्य परीक्षा अक्टूबर माह में आयोजित होती है। सिविल सेवा परीक्षा के जो कुछ बिंदु हैं प्रमुख, वो इस प्रकार हैं। परीक्षा केंद्र, देश में 72 शहर ऐसे हैं जहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र स्थापित किए जाते हैं और 24 केंद्रों पर मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है। अर्थात प्रारंभिक परीक्षा 72 पर और मुख्य परीक्षा 24 पर। पात्रता के बारे में बात करें तो पात्रता के अलग अलग मानक हैं, जैसे राष्ट्रीयता, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। शेष जो सेवाएं हैं, जो केंद्रीय सेवाएं हैं, उनमें भारत का नागरिक हो या नेपाल का हो या भूटान का हो, या फिर तिब्बती शरणार्थी, ऐसा शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले आ गया हो।
भारतीय विदेश सेवा के लिए नेपाली, भूटानी और तिब्बती व्यक्ति पात्र नहीं है, लेकिन शेष जो केंद्रीय सेवाएं हैं उनके लिए ये व्यक्ति पात्र हैं। इस प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, भारतीय विदेश सेवा के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी नागरिक इनके लिए पात्र नहीं है। आयु सीमा के बारे में बात करें तो प्रत्याशी की आयु की जो गणना है परीक्षा आयोजित होने वाले वर्ष के 1 अगस्त को आधार मानकर की जाती है। वर्तमान में 21 से 32 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की और शेष जो अन्य वर्ग हैं, विस्थापित हैं या सशस्त्र सेना से कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं, उनको नियम अनुसार छूट प्राप्त होती है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार भारत के या भारत के राज्यों के विधानमंडल के अधीन यानी विधानमंडलों द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके अधीन जो विश्वविद्यालय स्थापित हैं या यूजीसी अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधीन जो विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थाएं हैं उनसे स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अवसरों की संख्या, मौके, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 6 अवसर निर्धारित हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से निशक्त जो हैं निशक्त जो उम्मीदवार होते हैं उनको 9 अवसर दिए जाते हैं। लेकिन एससी और एसटी के जो उम्मीदवार हैं उन पर अवसरों की कोई बाध्यता नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को एक अवसर गिना जाता है, चाहे एक ही प्रश्न पत्र में बैठा हो। शुल्क सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा हेतु 100 रुपये का शुल्क और मुख्य परीक्षा हेतु 200 रुपये का शुल्क निर्धारित है और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को शुल्क से छूट प्राप्त है। परीक्षा की रूपरेखा जैसा कि हमने अध्ययन किया, परीक्षा को 3 चरणों में विभक्त किया जा चुका है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी आवेदक आवेदन करते हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए 2 समान प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। ये देखिए यहाँ इस स्लाइड में बताया गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है और 2011 से ये प्रणाली लागू है। उससे पहले प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता था, दूसरा वैकल्पिक विषय का होता था, लेकिन अब इस प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया है और 2011 से ये नई प्रणाली लागू है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं जो सभी परीक्षार्थियों के लिए समान होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है और प्रत्येक की अवधि 2 घंटे होती है। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाता है, देखिए इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत का जो आंदोलन था, स्वतंत्रता का आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े मुद्दे और सामान्य विज्ञान की
विषय सामग्री इसके अंतर्गत पूछी जाती है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसमें सामान्य बोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर व्यक्तिगत तथा संचार कौशल, तर्क क्षमता, विश्लेषण योग्यता, निर्णय एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, मूलभूत संख्या विषय ज्ञान, तथ्य विवेचन और अंग्रेजी भाषा की समझ और क्षमता जो 10वीं के स्तर की होती है उसको केंद्र बिंदु बनाया जाता है। इस नई पद्धति का मुख्य लाभ ये है कि पहले एक पेपर सामान्य ज्ञान का होता था, सामान्य अध्ययन का, दूसरा वैकल्पिक विषय का होता था, तो प्रत्याशियों के अंकों में भारी विषमता आ जाती थी और कुछ तत्संबंधी विषयों पर उनकी अभिरुचि नहीं जांच पाते थे। तो उसमें बदलाव करने के लिए नई परीक्षा प्रणाली लागू की गई। प्री के स्तर पर, इसको प्रीलिमिनरी बोलते हैं या प्रारंभिक परीक्षा का स्तर बोलते हैं। मुख्य परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वो मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठते हैं और मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो निबंधात्मक शैली के होते हैं। समय अवधि 3 घंटे की होती है। इसमें भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र 10वीं के स्तर का यानी सेकेंडरी के स्तर का होता है और इन प्रश्नों में प्राप्त अंक योग्यता क्रम निर्धारण में नहीं गिने जाते, अर्थात ये इनको पास करना अनिवार्य होता है लेकिन ये मेरिट को प्रभावित नहीं करते हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पत्र होते हैं इसमें। ये देखिए मुख्य परीक्षा। प्रश्न पत्र ए यानी भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जो भाषा दी गई है उनमें से कोई सी एक भाषा। 300 अंक का प्रश्न पत्र होता है। अंग्रेजी भाषा का भी 300 अंक का होता है और इनमें पास होना होता है। इनके अंक मेरिट में या मेरिट को प्रभावित नहीं करते ये अंक। निबंध का प्रश्न पत्र 250 अंकों का। सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 250 अंक का। और 2 प्रश्न पत्र ऐसे होते हैं जो ऐच्छिक विषय प्रत्याशी चयन करता है, वो भी 250 अंक के होते हैं और कुल 1750 अंक का ये मुख्य परीक्षा का अंक भार होता है। मुख्य परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। सामान्यतः जितनी रिक्ति होती हैं, जितने रिक्त पद होते हैं उनकी दुगनी संख्या में उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार 275 अंकों का होता है। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर अंतिम योग्यता क्रम अर्थात फाइनल मेरिट का निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुरूप उम्मीदवार को विभिन्न सेवाओं में भर्ती किया जाता है। अर्थात जो मेरिट में सबसे ऊपर आते हैं उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा, फिर भारतीय विदेश सेवा और उसके बाद अन्य केंद्रीय सेवाओं में उनका आवंटन कर दिया जाता है। कुछ बातों का हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। जैसे हमने कहा कि भारतीय भाषाएं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, तो ये वो भाषाएं हैं, इनमें से कोई सी एक भाषा का चयन करना होता है। उनकी लिपि दी हुई है। उसके बाद में
ऐच्छिक विषय जो 6वें और 7वें प्रश्न पत्र के रूप में लिए जाते हैं, ये ऐच्छिक विषयों की सूची है। इनमें से कोई से 2 प्रश्न पत्र प्रत्याशी चुन सकता है। जैसे 25 विषय इधर लिखे हुए हैं, उसके बाद ये 26वां विषय है। इसमें 26वें विषय के अंतर्गत कोई सा एक विषय लिया जा सकता है 22 में से। ये देखिए, इधर 25 विषयों के नाम दिए गए हैं और ये 26वां विषय है। 26वें विषय में 22 विषय हैं, इनमें से कोई सा एक लिया जा सकता है। इसका स्लाइड का हम अध्ययन कर चुके हैं, इसका भी कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करते हैं भर्ती की कमियां। पहली कमी है प्रश्न पत्रों की गोपनीयता ना रहना। आए दिन न्यूज़पेपरों में, अखबारों में ये खबर छपती रहती है, व्हाट्सएपों पर भी प्रश्न पत्र आ जाते हैं। परीक्षा के समय से पहले ही, परीक्षा एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर आ गया, सोशल मीडिया में आ गया, समाचार पत्रों में छप जाता है। तो प्रश्न पत्रों की गोपनीयता नहीं रहती है और जो योग्य प्रत्याशी होते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वो इस प्रकार की हरकतों से पिछड़ जाते हैं और जिन्होंने अनुचित साधनों का सहारा लेके प्रश्न पत्रों को लीक करवाया है, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष ना होना। जब प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं तो भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती। भर्ती को न्यायालय में ले जाना। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कोई भी भर्ती आती नहीं है, उससे पहले वो कोर्ट में चली जाती है। भर्ती प्रक्रिया में कुछ ना कुछ ऐसी कमी छोड़ दी जाती है कि आवेदक उस बिंदु को स्पष्ट करवाने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं कि ये अमुक बिंदु स्पष्ट नहीं है, सरकार इसको स्पष्ट करे। कहीं आयु सीमा में छूट का मुद्दा है, कहीं फीस में छूट का मुद्दा है, या किसी श्रेणी को आरक्षण देने का मुद्दा है। तरह तरह के मुद्दों पर भर्ती कोर्ट में जाती रहती है। प्रतियोगी परीक्षाओं का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पर आधारित होना। इससे विश्वविद्यालय की डिग्री लेने तथा रटकर पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जैसे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा है, इसमें उन प्रत्याशियों को ज़्यादा लाभ मिलता है जिन्होंने विश्वविद्यालयों में, अर्थात जिन्होंने स्नातक स्तर की जो पढ़ाई की है, स्नातक में जो पढ़ा था उन्होंने, क्योंकि सिलेबस को इस प्रकार का निर्धारित किया गया है कि कोई भी ऐच्छिक 2 विषय ले लो, तो जिन 2 विषयों में प्रत्याशी की रुचि होती है वो उनको रटकर पढ़ लेता है और सेलेक्ट हो जाता है, चयनित हो जाता है। जबकि उस लोक सेवा के दायित्वों से उस पाठ्यक्रम का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता। भर्ती प्रणाली कल्पना शक्ति एवं सुधारात्मक प्रयासों से दूर है। वर्तमान में प्रचलित जो भर्ती प्रणाली है, इसमें प्रत्याशी की कल्पना शक्ति को नहीं जांचा जाता और ऐसे कोई सुधारात्मक प्रयास भी नहीं किए जा रहे जिससे भर्ती की कमियां दूर हों। राजनीतिक हस्तक्षेप का होना, ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि साक्षात्कार के समय राजनीतिक हस्तक्षेप से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती है। साक्षात्कार प्रणाली का दोषपूर्ण होना। साक्षात्कार प्रणाली इस प्रकार दोषपूर्ण है क्योंकि जो चयन मंडल है वो प्रत्याशी से अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुरूप उत्तर चाहते हैं। किसी प्रत्याशी से वो प्रभावित हो भी सकते हैं जिसने उनके मान्यता के अनुरूप उत्तर दिया है, और किसी से वो असहमत भी हो सकते हैं। जिससे असहमत हो गए उसका तो फिर
भर्ती प्रक्रिया में सफल होना संदिग्ध हो जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विश्वसनीय प्रणाली का विकसित न होना। प्रत्याशी के मनोविज्ञान को समझने के लिए, उसके अंतर्मन को पढ़ने के लिए, उसके आंतरिक व्यक्तित्व को समझने के लिए ऐसी कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई है। ये साक्षात्कार प्रणाली की एक बहुत बड़ी कमी है। निर्धन उम्मीदवारों के लिए महंगी परीक्षा प्रणाली सिद्ध होना। भर्ती प्रक्रिया का निष्पक्ष ना होना, न्यायालय में चला जाना, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता ना रहना, और फिर विश्वविद्यालय की डिग्री लेना, तब जाकर अगर कोई सोचे कि मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ, तो निर्धन उम्मीदवारों के लिए ये एक महंगी प्रणाली होती है। इन कमियों को दूर करने के सुझाव। पहला सुझाव है कि सभी विभागों एवं पदों की एक समान परीक्षा एक ही समय पर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाए। केंद्र के स्तर पर जितने भी विभाग हैं, सिर्फ भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं का ही नहीं, अन्य भी जो विभाग हैं, विज्ञान और तकनीकी के भी विभाग हो सकते हैं, चिकित्सा का है, अभियांत्रिकी का है, सिंचाई और कृषि है, इन विभागों की परीक्षा भी एक साथ एक ही समय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए। उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो हैं उनको उच्च पदों पर, और निम्न योग्यता वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको निम्न पदों पर चयनित किया जाए। अर्थात जो परीक्षा आयोजित की गई है उनमें उनकी योग्यता क्रम निर्धारित करके योग्यता क्रम के अनुसार ही पदों का आवंटन होना चाहिए। उच्च योग्यता जिन्होंने अच्छी मेरिट प्राप्त की है, जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जो मेरिट जिनमें जो सबसे ऊपर हैं उनको उच्च पदों पर, और जो मेरिट में निचले क्रम में हैं उनको निम्न पदों पर चयनित किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति को लागू किया जाए। हमने जो कमियों में अध्ययन किया था कि साक्षात्कार के दौरान एक ऐसी पद्धति विकसित की जानी चाहिए जो प्रत्याशी के अंतर्मन को समझे, उसके मनोविज्ञान को समझे। भर्ती राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो और भर्ती के लिए डिग्री की आवश्यकता समाप्त कर दी जाए। जो विश्वविद्यालय अध्ययन की जो बाध्यता है, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की जो हमने बात की कि ये रट कर पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ाता है, और इसको बाध्यता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पद की भर्ती में उस पद से संबंधित योग्यताओं के आकलन हेतु परीक्षा हो। जिस पद पर कोई आवेदन कर रहा है उस पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो योग्यताएं, व्यवहारिक योग्यताएं निर्धारित की जाएं, और उन योग्य प्रश्न पत्र और साक्षात्कार इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि उस पद के लिए जो योग्यताएं आवश्यक हों उनका आकलन हो सके। वही उम्मीदवार परीक्षा दे जो उस पद विशेष की व्यावसायिक योग्यता रखता हो, या उसकी जानकारी रखता हो, या उस पद पर कार्य करने का इच्छुक हो। इसका भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति या जो प्रत्याशी या जो आवेदक परीक्षा दे रहा है और जिस पद की वो परीक्षा दे रहा है उस पद के लिए या तो उसके पास पहले से कोई प्रोफेशनल योग्यता हो, व्यावसायिक योग्यता हो, उसमें उस पद से के दायित्वों से संबंधित वो जानकारी रखता हो, या उस पद पर कार्य करने का वो इच्छुक हो, उसमें रुचि हो उसकी। बेमन से या अनमने भाव से कि चलो कोई पद नहीं मिल रहा है तो मैं इस पद पर कार्य कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार
पिछली क्लास में और आज की क्लास में हमने भर्ती के विभिन्न आयामों का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।